नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वर्णमाला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय। और इसमें हमने पहली क्लास कर ली है जिसमें हमने स्वर के बारे में, स्वर वर्णों के बारे में पूरी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। उसी क्रम में आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरा नोट्स मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे ताकि याद करने में आपको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, इसको आसानी से आप याद रख सकें। ठीक है, तो आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं पीईटी का सिलेबस भी जारी हो चुका है, जिसके लिए ये बहुत ही अनिवार्य है, अपरिहार्य है इसको पढ़ना। ठीक है, अगर इसको आप छोड़ के जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो इसको जो भी ये बेसिक चीजें हैं हिंदी ग्रामर की, इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वर के बारे में हमने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में ली थी। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा है व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, ताकि पूरा एक नोट्स आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको आगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन जो होते हैं, इसके पहले हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण, जिसमें से स्वरों की संख्या जो है 11 होती है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें अगर आगे देखें तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? वो है 41। ठीक है, और 11 जो है वो है स्वर, यानी कि कुल टोटल कितने हो गए? वो हो गए 52। अगर इसमें प्लस कर दे 11 को तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आगे देखेंगे कि व्यंजन जो है, व्यंजन वर्णों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, किस किस तरीके से विभाजित किया गया है, सारी चीजों को हम आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो है व्यंजन को यहाँ पे देख सकते हैं, कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए, रट के आप याद नहीं कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में आप सारी चीजें रट के नहीं जा सकते हैं, इसलिए समझना काफी आवश्यक है, रटना भी है। ठीक है, काफी चीजें हैं जो कि रटना है, लेकिन अगर इसको समझते हुए चलेंगे तो आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन के बारे में यहां लिखा हुआ है, ये है स्पर्श व्यंजन। इसमें कॉस वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी वर्ण आते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से प वर्ग। ठीक है, तो यानी कि टोटल 5 वर्ग हो गए, क वर्ग और से लेकर के प वर्ग तक। ठीक है, यानी कि कुल 5 वर्ग, यानी कि कुल 25 व्यंजन इसमें आ जाएंगे, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। और साथ ही साथ 2 व्यंजन और हैं जो कि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, वो है ड और ढ। यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक तथा ड और ढ जो है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्णों की संख्या हो गई है? वो है 27। ठीक है, टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? वो है 27। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? तो वो है 27। ठीक है, और अगर इसका दूसरा भाग देखें, जो दूसरा विभाजन है इसका, वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, इसमें 4 वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंतस्थ। ठीक है, जो अंदर से निकली आवाज। ठीक है, या य, र, ल और वो, ये 4 व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, आप देख सकते हैं य, र, ल और व, यानी कि टोटल कितने हो गए? वो है 4। अगला है उसमें ऊष्म व्यंजन। क्या है? तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिसको जब वर्ण, किसी भी वर्ण का अगर उच्चारण करें हम और अंदर से अगर थोड़ी सी उष्मा बाहर निकले, ठीक है, यानी कि गर्म हवा अगर बाहर, या कोई भी हवा अगर बाहर निकलती है, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर इसका उच्चारण आप करेंगे श, श, स और ह, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा हवा बाहर आ रही है, मुंह से बाहर आ रही है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? ये है 4। टोटल 4 जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है अभी तक। अंतस्थ में पूछा जा चुका है और ऊष्म में भी पूछा जा चुका है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है?
तथा ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने सबके आगे इनकी संख्याओं का डाटा भी लिख दिया है ताकि आप साथ ही साथ इसको याद करते हुए चलें कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है टोटल, वो है 4। ठीक है, अगर इसका हम चौथा विभाजन देखें तो क्या है ये आगत व्यंजन। ठीक है, ये कौन सा व्यंजन है, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन का मतलब क्या है कि ये पहले से हिंदी वर्णमाला में नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं, इसीलिए इनको आगत व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो है ज और फ। ध्यान रखिएगा इसमें नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, इसीलिए इसको आगत व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये दूसरे भाषा से इसमें लिया गया है। ठीक है, ये फारसी भाषा से हिंदी भाषा में इसको लिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको आगत व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या कुल कितनी है, वो है 2, ज और फ। इसको आप देख सकते हैं। और अगर पांचवा विभाजन देखा जाए तो वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, वो है 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र, यानी कि कुल 4 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इनके संधि या विभाजन के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि संयुक्त व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी है, वो है 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम तो अभी खैर पीईटी का ही दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है यहां से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, और इसको जो भी ये संख्याएं हैं इसको भी साथ साथ याद करते हुए चलिएगा ताकि एग्जाम में आपसे त्रुटि ना हो। ठीक है, तो कुल अगर देखा जाए तो स्पर्शी व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन 27 हो गए, अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए, आगत व्यंजन 2 हो गए, और संयुक्त व्यंजन जो है उनकी संख्या हो गई 4। यानी कि अगर इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी है, वो है 41। कितनी है, 41। कुल हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है 41। ठीक है, और इसके बाद जो है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और हर एग्जाम में लगभग एक प्रश्न यहां से जरूर होता है, वो क्या है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान से। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पे हम व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये सीरीज मैंने उसमें भी लिखवाया था, पिछले वीडियो में भी जब हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी लिखवाया था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, यहां तक था। ठीक है, बाकी जो ये हैं वो अलग हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो आता है वो है कंठ। कंठ यानी कि उच्चारण स्थान जिसका कंठ हो। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में हमें कंठ की सहायता लेनी पड़ती हो या पूरा पूरा हमें कंठ पे ही निर्भर होना पड़े, उसको हम कंठ व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, कंठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, वो है क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ और ङ, ये पांचों जो व्यंजन हैं वो कंठ हैं। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है तालव्य। आप देख सकते हैं, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान तालु हो। ठीक है, जिसका उच्चारण हम तालु की सहायता से करते हैं उसको हम तालव्य व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा आता है, उसमें आता है पूरा का पूरा च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ और इ। ये 5 व्यंजन हैं, और साथ ही साथ 2 व्यंजन और हैं, वो है य और श। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुल 5, यानी कि च वर्ग के 5 व्यंजन और दूसरा य और स। ये जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो तालु। जब इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे जब बोलेंगे च, ठीक है, तो जिह्वा जो है सीधा तालु पे ही जाके चिपकती है अगर इनका उच्चारण आप करते हैं तो। ठीक है, तो बिना ताल के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको तालव्य व्यंजन के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, अगला है मूर्धन्य। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में क्या है, जो ट वर्ग यानी कि जो तीसरा वर्ग आता है, देखिए सीरीज से ही चल रहा है, पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है। ठीक है, कंठ ताल मूर्धन्य। ठीक है, तो तीसरा वर्ग जो है यानी कि जो ट वर्ग है, ट वर्ग वो मूर्धन्य कहलाता है। मूर्धन्य क्यों कहलाता है, क्योंकि आप जब भी ट, ठ, ड, ढ, अड़ इन पांचों व्यंजन का अगर आप उच्चारण करेंगे तो इनको उच्चारण करने में हमें मूर्धा की सहायता लेनी पड़ती है। हमारा जो जीभ है वो सीधा मूर्धा पे जाके चिपकती है, तभी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं श यानी कि खटखोड़ वाला जो स है, इसको भी हमने मूर्धन्य में रखा है, क्योंकि ये भी मूर्धन्य व्यंजन है। इसको मूर्धन्य स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य श है या मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है, तो आपको इन तीनों में से दे सकता है, ये स, श और ये स जो होता है ये भी दे सकता है एग्जाम में। तो इसमें से आपको मूर्धन्य में ये खटखोड़ वाला स लेना होगा, तालव्य में आपको ये बड़ा सा लेना होगा। ठीक है, ये चूज करना होगा ऑप्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें आगे दंत्य व्यंजन, जिनका उच्चारण स्थान दंत से होता हो उसको हम दंत्य कहते हैं। उसमें कौन सा आता है, त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये पांच जो है ये त वर्ग में आते हैं। ठीक है, और एक और है, वो है क्या है, स। इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक ये जान लेते हैं कि त वर्ग जो है वो पूरा का पूरा दंत है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो दंत है। बिना दंत की सहायता से त वर्ग का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से अगर नोट करते जाए तो याद करने में भी आसानी रहेगी। तो दंत जो है, त वर्ग जो है वो दंत्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओष्ठ पे। ओष्ठ यानी कि जिनका उच्चारण स्थान ओठ की सहायता, हमारे ओष्ठ की सहायता से होता हो, उसको हम ओष्ठ व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प, फ, ब, भ, म, यानी कि ये पांच व्यंजन जो है, यानी कि जिसको हम प वर्ग के नाम से जानते हैं, प वर्ग के नाम से जानते हैं, उसको हम ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, प, फ, ब, भ और म। आप देख सकते हैं इनका उच्चारण अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों जो वोट हैं ऊपर और नीचे, वो दोनों आपस में चिपकते हैं। ठीक है, बिना उनकी सहायता से इन पांच वर्णों का यानी कि प वर्ग के वर्णों का आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वत्सर्य। एक्चुअली जो ये वत्सर्य के जितने भी वर्ण है, न, ल, र और स, ये चार वर्ण आप देख रहे हैं, ये चारों वर्ण जो है दंत में भी आते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको देता है, अगर न दे दिया या स दे दिया और एग्जाम में आपको वत्सर्य ये ऑप्शन न दे, तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वो होगा दंत्य। ठीक है, इसलिए इनको दंत्य व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन एक अलग कैटेगरी इनकी बनाई गई है वत्सर्य के नाम से, जिसमें ये चार वर्ण आते हैं, न, ल, र और स। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। वत्सर्य में कौन कौन से आते हैं, न, ल, र और स। ठीक है, उसके बाद अगला है दंत्योष्ठ। दंत्य और ओष्ठ, दांत और ओठ, इन दोनों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उनको हम दंत्योष्ठ के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से हैं, व और फ, व और फ, ये कौन से हैं, दंत्योष्ठ व्यंजन है। अगला है स्वतंत्र या काकल्य ध्वनि। इसमें कौन सा आता है व्यंजन, ह। ठीक है, इसको स्वतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप ह का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि ना ही जीभ उसमें आता है, ना कंठ आता है, ना तालु आता है, ना दंत्य, ना ओष्ठ, बिना किसी की सहायता से ही इसका उच्चारण होता है। इसीलिए इसको स्वतंत्र व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र या काकल्य। ठीक है, जो सबसे स्वतंत्र है, जो बिना किसी सहायता से ही वो उसका उच्चारण होता है, उसको हम काकल्य कहते हैं। इसमें जो है एक व्यंजन आता है, वो है ह। ह जो है वो स्वतंत्र या काकल्य व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अगला हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था संयुक्त व्यंजन के बारे में, जो 4 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, उनके बारे में क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो एक से अधिक व्यंजन के साथ मिलकर बने होते हैं, इसीलिए उनको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि जो ये संयुक्त व्यंजन है वो किन किन वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ये चीज भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो एग्जाम अभी तक नहीं दिए होंगे, जो भी नए लोग हैं, वो लोग इसको जरूर ध्यान दें, क्योंकि जो पुराने होंगे उनको तो ये चीजें रटी हुई होंगी, क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम दे चुके होंगे। लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये नया है, लेकिन वो ये जान लें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने 4 वर्ण के बारे में पढ़ा था, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम छ की बात करें, यानी कि छतरी वाला छ जो है, ये किससे किससे मिलकर बनता है? तो सबसे पहला है उसमें क प्लस कठफोड़ वाला श। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जिनसे भी मिलकर बनता है उनका पहला वर्ड जो है वो आधा ही रहेगा। एग्जाम में ये पूछता है, ऑप्शन में जो है किसी किसी ऑप्शन में ये हलंत हटा देता है, तो वो ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, बिना हलंत के ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो छतरी जो है, छतरी वाला छ जो है वो क प्लस कठफोड़ वाले स से मिलकर बनता है। त्र जो है आधा त यानी कि हलंत त प्लस र से मिलकर बनेगा। ज्ञ जो है वो हलंत ज तथा इय, और स्र जो है वो हलंत श प्लस र, इनसे मिलकर के ये बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर रट लें बहुत ध्यान से, क्योंकि एक प्रश्न यहां से कंफर्म होता ही होता है किसी भी एग्जाम में जहां भी ये सिलेबस पूछा जाता है। वर्णमाला से जहां भी क्वेश्चन आते हैं वहां ये प्रश्न अनिवार्यतः पूछा ही जाता है ज्यादातर एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको रटना बहुत ही आवश्यक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी पहला वर्ड है यानी कि क, त, ज और श, ये हलंत व्यंजन है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हलंत हटा देता है और वो ऑप्शन गलत होता है। काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं व्यंजनों के कुछ और भी आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है, तो उसके बारे में हम बात कर लें कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न यानी कि आंतरिक उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इनका विभाजन 4 या 5 प्रकार से होता है। वो कौन कौन से हैं? स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अंतस्थ और अयोगवाह। ठीक है, इन 5 प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कौन सा है, वो है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे सबसे पहला है स्पर्शी व्यंजन। इसको स्पर्शी क्यों कहा जाता है? आप देख सकते हैं जितने भी व्यंजन यहाँ पे लिखे हुए हैं स्पर्शी में, हमने क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। ठीक है, ये बिना स्पर्श के इन व्यंजनों का, जो भी ये व्यंजन वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किन्हीं 2 स्थानों का आपस में स्पर्श होगा तभी ये व्यंजन उच्चारित हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अगर किसी 2 अंगों का स्पर्श होगा तभी इनका उच्चारण हो पाएगा। ठीक है, इनमें कौन कौन सा है? क वर्ग। ठीक है, इसमें जो 5वां वर्ण है किसी भी वर्ग का वो नहीं आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, झ, त, थ, द, ध, फिर प, फ, ब, भ। ठीक है, ये जो है ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या है? स्पर्श तो होगा, ठीक है, जैसा हमने अभी स्पर्शी में बताया कि स्पर्श होता है तो उन ध्वनियों का उच्चारण होता है, लेकिन स्पर्श संघर्ष में क्या होगा? इसमें स्पर्श तो होगा लेकिन उसमें कुछ घर्षण उत्पन्न होगा। जैसे च का अगर उच्चारण करेंगे आप, छ का उच्चारण करेंगे, ज का या झ का, ठीक है, इन चारों का अगर उच्चारण करते हैं आप तो स्पर्श तो होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिह्वा का स्पर्श ऊपर होता है, लेकिन स्पर्श होने के बाद वहां एक स्लिप होता है या वहां एक घर्षण सा होता है। ठीक है, उसी तभी इसका उच्चारण आप आसानी से कर पाते हैं, इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी के नाम से जाना जाता है।
आप देख रहे होंगे स्पर्श और स्पर्श संघर्षी, इन दोनों में ज वर्ण को रखा गया है। ठीक है, जो ज वर्ण जो है वो स्पर्शी में भी आता है और स्पर्श संघर्षी में भी आता है। इन दोनों भागों में इसको रखा गया है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन अगर आता है झ के साथ, तो आप किसको करेंगे, वो आप उस समय स्पर्श संघर्षी को चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श संघर्षी ही है, स्पर्शी में भी इसको रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं संघर्षी व्यंजन पे। संघर्षी व्यंजन जैसा कि हमने बताया कि संघर्ष होता है, यानी कि वहां कुछ घर्षण होता है। तो जितने भी ये 3 प्रकार के स होते हैं, इनका अगर उच्चारण करेंगे तो ये तीनों जो हैं ये संघर्षी व्यंजन में आते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। संघर्षी में 3 स आते हैं, स, श और श। ठीक है, छोटा स, बड़ा स और खटखोड़ वाला स, ये तीनों जो हैं ये संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अगला है चौथा अंतस्थ व्यंजन। इसके बारे में हमने पीछे भी सबसे पहले भी यहां देखा था। इस पर अंतस्थ व्यंजन में य और ल आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन हैं, य, व, र, ल। ये इनको अंतस्थ व्यंजन आता है, कहा जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस अंतस्थ को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक। इन 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो अर्धस्वर में कौन कौन सा है? य और व, ये जो है अर्धस्वर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लुंठित। इसमें क्या है? र। ठीक है, लुंठित क्यों कहते हैं? जैसे हम र का उच्चारण जब करते हैं तो जीभ हमारी थोड़ी मुड़ती है। ठीक है, इसीलिए इसको लुंठित के नाम से भी जाना जाता है। लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है इसको र। ठीक है, और तीसरा जो है वो है पार्श्विक। पार्श्विक यानी कि ल को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है जो 5वां इसका विभाजन है वो है अयोगवाह। अयोगवाह को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो अनुस्वार में सिर्फ एक वर्ड आता है, वो है अं। विसर्ग के बारे में जानते हैं आप, अह। और अनुनासिक की अगर बात करें तो 5 वर्ग में विभाजित किया गया है व्यंजन वर्णों को। उन 5 वर्णों के जो 5वां वर्ण होता है, 5 वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है, उसको हम अनुनासिक व्यंजन के नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला क वर्ग का जो है अंग है, दूसरे का इय, तीसरे का अड़, चौथे का न तथा 5वें का म। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है न, इय, अड़, न और म। इन 5 को यानी कि 5 वर्गों के 5वें वर्ण को हम अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अनुनासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इसको अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंतिम एक और इसका विभाजन है व्यंजन वर्णों का उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। हमने उच्चारण प्रयत्न पहले ही पढ़ा था, तो वो आंतरिक उच्चारण था और ये वाह्य है। ठीक है, वाह्य प्रयत्न जो है उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहले जो है अघोष, उसके बाद घोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण। इन 4 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला कौन सा है? वो है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय व्यंजन को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। पहला यानी कि हर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अघोष। ठीक है, घोष का क्या है? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी कि अघोष के बाद जो भी बचता है उसको हम घोष व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला और दूसरा जो होगा ये हो जाएगा अघोष। ठीक है, और तीसरा, चौथा तथा 5वां जो होगा इसको हम कहेंगे घोष। ठीक है, घोष या इसको सघोष भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसी को हम सघोष भी बोलते हैं। घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। तो पहला दूसरा जो होगा वो अघोष, तीसरा चौथा 5वां जो होगा वो घोष। ठीक है, इनको आप याद कर सकते हैं।
उसके बाद जो है दो और प्रकार हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। आप देख सकते हैं अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं, वो होता है पहला, तीसरा तथा पांचवा। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप ऐसे लिखते हैं 5 वर्ण, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, आपको ये पता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, तथा महाप्राण जो होता है द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि ये द्वितीय तथा चतुर्थ ये दोनों जो होंगे वो महाप्राण होंगे। ठीक है, और पहला, तीसरा तथा पांचवा जो होगा वो अल्प प्राण होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इसको आसानी से याद करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर पूछें और या बताएं कि क्या दिक्कत है, और वीडियो कैसा लगा प्लीज एक फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।